नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज उस एग्जिट पोल की जिसको लेकर दिल्ली में बहुत दिनों से बहुत कयास अपने अपने तरीके से लगाए जा रहे थे। सियासी की परिभाषा अपने तरीके से गढ़ने की कोशिश थी। राजनीति का कखहरा हर कोई पढ़ाना चाहता था, लेकिन जनता के कखहरे के आगे कोई सियासत, कोई बिसात और कौन प्यादा कौन वजीर, सब कुछ उसी के जरिए तय हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके ये एक अनुमान है, एक ऐसा अनुमान जो कि संभवतः आखिरी दौर में आते आते इसी के इर्द गिर्द रहता है, जिसमें +2-3%, 2 से 3% का हिस्सा रहता है। लेकिन बावजूद इसके ये क्या एक ऐसी स्थिति में मौजूदा वक्त में दिल्ली की राजनीति लाकर केंद्र सरकार को खड़ा कर गई है, या फिर ये कहा जाए जो प्रयोग होते चले गए उन प्रयोगों को लेकर कटघरे में और किसी ने नहीं, जनता नहीं खड़ा कर दिया। सिर्फ 8 महीने केंद्र की सरकार और इन सब के बीच बीते 15 से 20 दिनों के भीतर जो भी सियासी प्रयोग केंद्र के जरिए, बीजेपी के जरिए, रणनीतिकार बीजेपी अध्यक्ष के जरिए, सब धरे के धरे रह गए क्या? सारे सवालों पर आज चर्चा होगी। लेकिन आइए पहले जरा हम आपको दिखलाते हैं कि इंडिया टुडे सिसरो एग्जिट पोल अनुमान कहता क्या है। यह अनुमान बहुत सीधे तौर पर इस बात का जिक्र करता है कि आम आदमी पार्टी 35 से 43 सीट का मतलब बहुत साफ है। अगर आप बीच में खड़े हो जाएंगे तो बहुमत के आगे जा रहा है। 36 में बहुमत मिलता है। बीजेपी अगर +2% में भी लेकर आएंगे तो यह बहुमत से उसके बावजूद भी नीचे की स्थिति बन रही है। वहीं कांग्रेस सुपड़ा साफ होने की स्थिति में इसलिए आ रही है क्योंकि राजनीतिक विकल्प यह बनने की स्थिति में नहीं है, बल्कि इसकी जगह पे आम आदमी पार्टी के पास सारे वोट चले गए। अन्य की हैसियत इस दौर में खत्म हो गई। इसका संकेत बहुत साफ है, जब दो पार्टियां टकराती हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल होती है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को लाभ होता है। मसला सिर्फ एक एग्जिट पोल का नहीं है, हम आपको एक दूसरी दृष्टि दिखाते हैं। जितने भी न्यूज चैनल्स और जितने भी अपने तरीके से हुए उसका एक नजरिया आप देख लीजिए। इंडिया टुडे सिसरो का आपने देख लिया, बीजेपी, आम, कांग्रेस। इंडिया टीवी सी वोटर यह बतलाता है कि आम आदमी पार्टी यहां पर भी बहुमत के साथ आ रही है। 36 बहुमत चाहिए, वहां भी बहुमत के साथ आ रही है। और बीजेपी बहुमत के नीचे है, 33 सीट तक पहुंच पाएगी मैक्सिमम। आगे बढ़िए, चाणक्य को लेकर बहुत कहा जाता है कि यह बहुत हायर साइड में चला जाता है। उसमें अगर आइए तो आम आदमी पार्टी यहां पर 48, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 22 सीट, आधे से भी कम आम आदमी पार्टी का मुकाबले। ये कौन सी स्थिति है? और ये सारी स्थिति हम बतला दें जब आप ये सारी चीज देखें। निल्सन का भी देख लीजिए, 43 सीट, 43 सीट आम आदमी पार्टी, 26 सीट। ये एक स्थिति इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 सीटों पर आगे थी, बीजेपी 60 सीटों पर आगे थी। और अगर 2013 में चले जाइएगा तो उसके पास 31 सीट थी, यहां पर 28 सीट थी और यहां पर 8 सीटें थी। ये एक स्थिति बनती है। इस 8 महीने में क्या कुछ बदल गया? 8 महीने का जिक्र इसलिए क्योंकि केंद्र में सरकार, मौजूदा वक्त में दिल्ली में उपराज्यपाल का शासन और इन सब के बीच माना यही जा रहा था कि सत्ता कहीं ना कहीं दिल्ली के इशारों पर यहां पर चलती है, उपराज्यपाल की मौजूदगी है। हमें लगता है कई सवाल हैं। हम अपने मेहमानों के साथ जुड़े, तमाम राजनीतिक दलों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आइए हम पहले कुछ सवाल उछाल दें, क्योंकि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नजर भी आ रहे हैं। और प्रभात झा को हमने कुछ देर के लिए खास तौर से इन्वाइट किया है कि क्योंकि दिल्ली का प्रभार इनके हाथ में था, चीजें देखी जा रही थी, समझी जा रही थी। पहला सवाल, 1 साल देरी से चुनाव कराने का ही कहीं ना कहीं यह पूरा भुगतान है बीजेपी के लिए, इसलिए एग्जिट पोल में पिछड़ती नजर आ रही है। दूसरा सवाल, इसके आगे बढ़िए, 1 साल की देरी हुई, पहले करा देते तो शायद उसी रॉ में बह जाते। दूसरा सवाल, दिल्ली के नेता दरकिनार कर दिए गए। पैराशूट के तरीके से किरण बेदी की एंट्री होती है और इन सब के बीच एक तरह से दिल्ली के भीतर बाहर से नेता आकर जो चुनाव प्रचार करने से लेकर हर दिशा में बढ़े थे, क्या दिल्ली के नेता अपने आप को दरकिनार मान रहे थे? तीसरा, कमरे में बैठकर व्यूह रचना रची जा रही थी, एक के बाद एक सवाल दिए जा रहे थे, विज्ञापन दिए जा रहे थे, कार्टून के तौर पर पेश किया जा रहा था। ये सारी चीजें निकल कर आई, जमीन पर नहीं थे क्या? चौथा सवाल बड़ा सीधा है, किरण बेदी का बतौर पैराशूट उम्मीदवार लॉन्च कर देना झटके में, उससे पहले की स्थिति जो भी रही हो, अपने तौर पर बीजेपी को लगता हो कि अपने चेहरे के जरिए नहीं आ सकते हैं, तो यह भी क्या एक कहीं ना कहीं ड्रास्टिक रहा। आपके खिलाफ नकारात्मक प्रचार अभियान, जिसका जिक्र चुनाव प्रचार के दौरान बाखूबी खुलकर हुआ। यह 5वां सवाल था। छठे सवाल में आता है कि पूरे मंत्रिमंडल को प्रचार में लगाना, क्या यह जनता के भीतर मैसेज गया कि मंत्रिमंडल क्यों प्रचार में लगा हुआ है? चाहे वो खुद को कार्यकर्ता मान रहा हो, लेकिन क्यों लगा हुआ है? केजरीवाल पर निजी हमला
क्या यह भी एक बड़ी वजह रही, क्योंकि इस इशू को भी आम आदमी पार्टी ने इशू बना लिया और इसके जरिए केजरीवाल ने भी कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से संवेदनशीलता लेकर सामने आ गए। मोदी को लेकर पार्टी में उहापोह की स्थिति, कभी लगा हां वही चेहरा है, कभी लगा नहीं है, फिर क्या लगा हां है चेहरा भाषण के दौरान, विज्ञापनों में लगा, लेकिन फिर बीजेपी के नेता निकल कर आए और सबसे पहले वेंकैया नायडू निकल कर आए थे कि यह मैंडेट मोदी सरकार का नहीं है। यह उहापोह की स्थिति। और नौवां सवाल, कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी की चाल। इसका मतलब यह है कि एक वक्त में कांग्रेस जिन चालों को चला करती थी, याद कीजिए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी शानदार व्यूह रचना की। इस दौर में बीजेपी सत्ता में तो उसको आम आदमी पार्टी ने उसी के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। क्या यह स्थिति बनती चली गई, चाहे वो तमाम नीतियों की हो, आर्थिक नीतियों की हो, या फिर अध्यादेश की हो, या फिर साध्वी का कुछ कहना, वो सारी स्थिति जोड़ती है। और 10वां सवाल, क्या नरेंद्र मोदी का जादू सिमट गया? ये 10 सवाल निकल कर आते हैं। प्रभात झा जी, आप प्रभारी रहे शुरू से लेकर, आप सारी चीजों को बहुत बारीकी से देख रहे थे, समझ रहे थे, चाहे वो किरण बेदी की एंट्री हो, आप हर जगह आपकी मौजूदगी थी। विरोध होता था तो आप कहते थे यही डेमोक्रेसी है। क्या ये एग्जिट पोल आपको अब भी लग रहा है 10 तारीख को पूरी तरह उलट जाएगा, या लग रहा है कि नहीं कहीं कुछ भूल हुई है? प्रभात झा जी। देखिए पुण्य प्रसून जी, मैं थोड़ा सा आपको आज मुस्कुराते देख रहा हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल से अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो आप सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, मुझे खुशी है। सवाल क्या है कि ग्राउंड रियलिटी, मैं इससे डिनाई नहीं करता कि आपका सर्वे क्या कहता है, कौन सा सर्वे। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम हर चीज को मानने को तैयार होते हैं, लेकिन अभी जमीन की सच्चाई आपके पास आने में 10 तारीख है। ये जितने आपने सवाल किए एक दूसरे से जुड़े हुए सवाल हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं पर उतना ही भरोसा करता हूं जितना मुझे ईश्वर पे भरोसा होता है। मैं जनता समर्थक पर उतना ही भरोसा करता हूं जितना मुझे ईश्वर पे भरोसा होता है। और इसलिए मैं ये कह दूं एक सिरे से कि आपका सर्वे एकदम सही है तो मैं ये कहूंगा नहीं, लेकिन हां आप पहुंचे हैं उस सर्वे तक। हम देखते हैं 10 तारीख को क्या होता है। हमारी अंतरात्मा, हमारी मेहनत और हमारे सभी कारण आपने जो बताए हैं, वो सब के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अभी भी मुझे लगता है कि मेरी पार्टी की सरकार बनेगी या मुझे पूरी तरह उम्मीद है। अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी की सरकार बन रही है तो पहली सबसे बड़ी वजह उसकी क्या होगी? एक ही वजह है कि हम में जनता का विश्वास है, हम में विकास की संभावनाएं हैं। यह तय करना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता क्या अराजक तत्व को पसंद करती है। हम किसी के इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें दिल्ली की जनता पर भरोसा है पूरा कि वो एक अराजक तत्व को नहीं किसी तरह से महत्व देंगे। हां, हम में विकास की संभावना है, हमने विकास करके दिखाया, हमने साख बढ़ाई है देश की, चाहे जो कैंपेन चलाया गया हो, लेकिन जनता में यह विश्वास आज भी है कि इस देश का सिरमौर, इस देश का नेता, आज जो भारत की साख बढ़ाई है वो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाई है। हम सामान्य दल नहीं है, हमने जनता के बीच में सदैव काम किया है। हम जब 2 थे तब नहीं घबराए, इंदिरा गांधी के आपातकाल में नहीं घबराए। इन सामान्य घटनाओं से हमारे पर असर, हम जनता की सेवा करने में रात दिन लगे हैं, आगे भी लगे रहेंगे। लेकिन अगर 10 तारीख को यह फैसला एग्जिट पोल की तरह निकल कर आ गया तो क्या आप मानेंगे कि जिस नाम का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि हां केंद्र में सत्ता, प्रधानमंत्री मोदी, सब चीजों का जिक्र करें, जनता का भरोसा उठ गया है? क्या ये आप मानेंगे उस दिन? क्या एक परिणाम से जनता का भरोसा उठ जाता है? एक परिणाम से जनता का भरोसा जाग सकता है तो एक परिणाम से जनता का भरोसा उठा हुआ नहीं हो सकता है? आप ही ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं पुण्य प्रसून जी, मैं अभी बता रहा हूं आपको, जब महाराष्ट्र में जीते, हरियाणा में जीते तो आपने कहा कि प्रभाव बढ़ रहा है, ये तो आपने नहीं कहा। उस समय भी आपने कहा था, पता नहीं क्या कहा था। मैं ये जानता हूं कि सामान्य परिणाम से ये अगर परिणाम आता है तो हम उसको सहज स्वीकार करेंगे, लेकिन ये परिणाम अभी नहीं है। ये आप सारे प्रश्न तब कर रहे हो जब आपका एक सर्वे आया है, और मैं ये मानकर चलता हूं कि जमीनी सच्चाई कुछ और होगी, यह मेरा कॉन्सेंस भी कह रहा है। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, हर फैसले से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहता हूं। यह सिर्फ हमारा नहीं है, यह मैं एक जानकारी दे दे, 4 अलग अलग न्यूज चैनल, 4 अलग अलग कंपनियों के जरिए किया गया ये पूरा का पूरा एग्जिट पोल है। इसका एक मतलब यह मान लिया जाए कि जो बीजेपी धड़कन जनता की सुन रही है, इस देश में मीडिया नहीं सुन रहा है। 10 तारीख को यही फाइनल होगा? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि एक होता है, मैं अगर पुण्य प्रसून जी ये कहूं, मैंने क्यों कहा कि आप मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि आपने भी लड़ाई लड़ी इसकी, और मैं कोई पीठ पीछे नहीं कह रहा। और मैं जानता हूं
आपने किस तरह से लड़ी है, लेकिन जनता पर विश्वास इसलिए है कि अपने अपने माध्यम होते हैं सबको और अपना अपना तरीका होता है। हमने अपने तरीके से जनता को सत्य बताने की कोशिश की कि कौन अराजकता है और कौन सामाजिकता है, और जनता जो फैसला करेगी उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। हमारी मुस्कुराहट पे ना जाइए, हम मुस्कुराए उस दिन भी थे जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने थे, और उस दिन मनमोहन सिंह जिस दिन उनकी कहीं से नहीं मुस्कुराए थे आप, उस दिन भी मुस्कुराए थे। हम आपको टेप नहीं निकाल के दिखला देंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए। जब जब जनता अपना जनादेश देती है उस दिन तो हम जरूर मुस्कुराते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, आज एग्जिट पोल है और फाइनल परिणाम का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आपने एक नया शब्द फिर यूज किया है जिस नकारात्मक का जिक्र हम कर रहे थे। योगेंद्र यादव जी, अराजकता शब्द आपके साथ जुड़ा गया है, और मौजूदा वक्त में भी जब एग्जिट पोल है, हालांकि ये परिणाम नहीं है, लेकिन ये व्यू, क्या जनता के जरिए पहली बार एक मैसेज ये आ रहा है कि मौजूदा संसदीय राजनीति के काउंटर में अराजक स्थितियां खड़ी हो रही हैं? योगेंद्र जी। मुझे लगा प्रभात जी अभी भी थोड़ा सा आप चुनाव की पुरानी मुद्रा में चल रहे हैं, शायद एक आधा दिन लगता है गाड़ी को रोकते रोकते भी। देखिए, ये जो आज एग्जिट पोल आए हैं, प्रभात जी का बिल्कुल सही कहना है कि अभी एग्जिट पोल है, परिणाम नहीं है, और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन दो चीज़ याद रखिए, एक तो ये कि एग्जिट पोल में जो फासला दिखाया जा रहा है वो काफ़ी है, और जैसा आपने कहा ये एक कंपनी का एग्जिट पोल नहीं है, किसी एक टेलीविज़न चैनल का नहीं है, सब कुछ मिला के है। मुझे भी लगता है प्रभात जी की तरह कि इस एग्जिट पोल में शायद कुछ गलती हो सकती है, कुछ उसमें गड़बड़ नहीं, थोड़ा सा एक संशोधन की ज़रूरत पड़ सकती है। और संशोधन इस तरह से कि मुझे ऐसा लगता है, और मेरा आज कहने से कोई एक वोट ना हमारी पार्टी का बढ़ेगा ना घटेगा, इसलिए मैं एक बिल्कुल तटस्थ भाव से कह रहा हूँ। मेरी अपनी मान्यता है कि ये सब जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं उसमें थोड़ा सा कम करके आंका गया है, इसलिए कि पोलस्टर थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना चाहता है। जो मेरी समझ है ज़मीन की, जो हमने सर्वेक्षण किया था और ये जो सर्वे के आंकड़े दिए गए हैं उसके बारे में भी जो मेरी समझ है वो ये है कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़े बहुमत की तरफ बढ़ रही है, और अगर 50 का आंकड़ा पार हो जाए जैसा मैंने कहा था तो आप हैरानी न कीजिएगा, उससे भी काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है। ये तो खैर तकनीकी बात हुई। रही बात अराजकता और संसदीय राजनीति को खारिज करने की, मैं समझता हूँ प्रभात जी एक तरह के उत्साह में और पुण्य प्रसून जी दूसरी तरह के उत्साह में हैं। दोनों ही स्थिति शायद नहीं हो रही है। प्रभात जी, जनता अराजकता जिसे आप कहते हैं, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया है, अब आप ऐसी चीज़ें ना कहें जो कि 10 तारीख को आपको जिसके कारण थोड़ा संकोच हो, आपको कहीं ये कहने पे मजबूर होना पड़े कि दिल्ली की जनता अराजक हो गई है। ऐसी सब चीज़ें आज कहने की क्या ज़रूरत है? हम तो आज तो बात कर सकते हैं ना। नहीं, हम नहीं कहेंगे, हम तब भी कहेंगे, हम योगेंद्र जी, और आज भी कह रहे हैं। आप आज भी कह रहे हैं, तब भी कहेंगे, आगे भी कहेंगे। हम जनता को नहीं कहेंगे, जो सत्य है उसे रखने में हम साहस के साथ प्रस्तुत होंगे, आज भी, कल भी और परसों भी। खैर, आपकी पार्टी है, आपका मामला है, आप जरूर देखिएगा। मैं समझता हूं अगर कोई दूसरी पार्टी हो और थोड़ा सा अपना दीर्घकाल देखना चाहे तो वो गिरेबान में भी झांक के देखेगी, लेकिन ये सब बातें आज मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अभी परिणाम हमारे पास नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संसदीय राजनीति से आगे उसे खारिज करना, नहीं, हम ऐसे फ्रेम में बिल्कुल नहीं है। आज आम आदमी पार्टी इस देश में वैकल्पिक राजनीति का एक मॉडल रखना चाहती है। संसदीय ढांचे के भीतर, इस देश के संविधान के भीतर लोकतंत्र को गहरा करने की जो कोशिश होती है वो कई बार एक दिए हुए ढांचे के भीतर होती है। आम आदमी पार्टी ने जो मोहल्ला सभा की बात कही है वो एक छोटी सी चीज़ नहीं है, वो इस देश में लोकतंत्र को गहरा करने का प्रयास है। आम आदमी पार्टी ने जो संघर्ष रचना और एक संसदीय गवर्नेंस को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है, वो भी एक नया प्रयास। योगेंद्र, ये हमें लग रहा है एक चीज और एक चीज आ रही है इस दृष्टि से। हमको लगता है इस प्रोसेस को जरा सा हम आगे बढ़ाते हैं। जेपी अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं और शहनवाज जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जेपी अग्रवाल जी, जिस दौर में भारतीय राजनीति है, कांग्रेस लंबे वक्त से करती आई, सत्ता चलाती आई, नए तरीके से नरेंद्र मोदी निकल कर आए और बहुत ही एग्रेसिवली इस दौर में लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया। और ना सिर्फ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, बहुत ही खराब स्थिति में वो आकर खड़ी हो गई। इमरजेंसी के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ था। सवाल हमारा ये है, क्या भारतीय समाज बदल रहा है?
नया युवा तबके को जो भी शिक्षा मिल रही है, जो समाज मिल रहा है, जो बाजार मिल रहा है, जिसमें उसको नए तरीके से दृष्टि मिल रही है, उस दृष्टि में राजनीति बदल रही है, पारंपरिक राजनीति पीछे छूट रही है। और इसलिए अब ये नया सवाल खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस के सामने एक वक्त बीजेपी जिस तेजी से खड़ी हुई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी उसी तेजी से नई दृष्टि के साथ शरीक हो गई। तो एक नई सोच भारतीय राजनीति में आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है? उसका नाम चाहे कोई अराजकता कहे, कोई उसको इस रूप में देखे कि जी नहीं वहां तो सांप्रदायिकता है। जेपी अग्रवाल जी। मुझे प्रसून जी, मुझे ये लगता है कि इसका विश्लेषण तो जरूर करना पड़ेगा कि क्या वजह है कि जो चीज हम दिखाना चाहते हैं या जो हमने करा वो लोगों ने देखने से मना कर दिया और उसको नकार भी दिया। वोट में भी हम तब्दील नहीं करा पाए। किससे हारे हम? इसका मतलब है जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन चीजों का जिक्र कर रहे थे जो कभी वो कर नहीं पाए और ना दिखा पाए। तो हमने जो मार खाई है वो यथार्थ में और भविष्य में, इसके बीच में हम उलझ के रह गए। ये भी हो सकता है कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम है जिनका जिक्र बार बार योगेंद्र जी कर रहे थे, कि वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स का सीधा असर लोगों के बजट और घर पे पड़ता है। तो लोगों ने सोचा ये शायद हमारे लिए कुछ करेंगे। हालांकि ये भी सिंगल मैन आर्मी है। केजरीवाल है तो वो पार्टी है। केजरीवाल जिस दिन फंस गए किसी चीज में तो ये सारी पार्टी डिमोलिश हो जाएगी। वही डिक्टेटरशिप बीजेपी में है। जब से मोदी जी आए हैं पूरी बीजेपी एक डिक्टेटरशिप तरीके से काम कर रही है। किरण बेदी को लाना उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने दिल्ली के नेताओं को नकार दिया और एक पुलिस या डंडे के साथ वो किसी को लेकर आए। तो मुझे ये लगता है कि हम उस तक जा पाएंगे या हमें वो करना चाहिए, ये बैठकर सोचने का समय है। जी प्रभात झा जी, एक सवाल का जवाब अब हम आपसे चाहेंगे क्योंकि इसके बाद हमारे शहनवाज जी भी आ जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि दिल्ली जैसी जगह में जो भारत की राजधानी है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी मिनी इंडिया भी कहते हैं और दुनिया के सामने इस बात को दिल्ली देखकर हिंदुस्तान की तासीर किस रूप में है ये समझी जा सकती है, ये जिक्र भी होता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए दिल्ली में लड़ाई किसकी लड़ी जा रही है? पीने का पानी मिल जाए, सीवर साफ हो जाए, बिजली की लूट ना हो कंपनियों के जरिए, इस स्थिति में आ जाए, रोजगार मिल जाए, रेहड़ी वालों को काम मिल जाए, गरीबों को जगह मिल जाए। यानी हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में चले जाइए सारे मुद्दे, और देश की राजधानी में भी वही मुद्दे हैं। तो कौन सा डेवलपमेंट, कौन सी चकाचौंध, कौन सी विदेशी पूंजी, कौन सी रचना रची जा रही है? क्या यह टकराव हो रहा है दिल्ली में? प्रभात जी। क्या पुण्य प्रसून जी, क्या एक दिन में यह सब होगा? क्या दिल्ली में इसके लिए जो लोग पहले रहे हैं 15 साल तक वो जिम्मेदार नहीं है? मैं ये मानकर चलता हूं कि विकास की गति को धीरे धीरे लाने में, और आज भी आजादी के बाद यदि पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, विकास की तमाम सारी बातों की समस्या है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और यह ठीक करने के लिए क्या नई कल्पनाओं की बातें नहीं करना चाहिए? क्या हम दिल्ली को भारत की राजधानी का दर्जा दिलाने, जो है दर्जा, उसको उस रूप में ले जाने के लिए हम नहीं कहें? क्या यह कहना उचित नहीं होगा? मुझे लगता है कि हम इसको एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात यदि कर रहे हैं तो उसके पीछे हम जानते हैं कि इसका जो विकास होना चाहिए था वो वैसा विकास नहीं हुआ, और आज इसके विकास की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन यह समस्या भी प्राथमिक है, पानी भी है, बिजली भी है, झुग्गी का भी मकान, झुग्गी को मकान बनाना है। इस तरह से हमें सब बातें कहने का, जो भी कुछ भी हमने कहा है, क्या गुजरात हमने सत्य के करीब जाकर कहा है। क्या गुजरात में झुग्गी झोपड़ी नहीं है? क्या गुजरात में जमीन पर सामान बेचने वाले पटरी वाले नहीं है? क्या वहां सबको पानी दे दिया, सबको बिजली दे दिया आपने? क्या वो वर्ल्ड क्लास सिटी का कौन सा मॉडल है? लेकिन गुजरात में आप जाकर देखिए, गुजरात में आर्थिक स्थिति क्या बनी है लोगों की, आम आदमी पर कैपिटल इनकम वहां पर कितना है? ये तो ख्वाब है। नहीं देखिए, दिल्ली आप ये स्वीकार कीजिए, ख्वाब की बात आप कर रहे हो, ख्वाब ही तो है। आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे जी। नहीं, गुजरात में आप पर कैपिटा इनकम देखिए, लोगों के लिविंग स्टाइल देखिए, लोग कैसे रह रहे हैं वो देखिए, कैसे उनका क्रमिक विकास हुआ ये देखिए। वहाँ झुग्गी वाले हैं या नहीं? एकदम थोड़े होंगे। क्या हमने ये कहा? नहीं, हमने ये कहा कि हम दिल्ली में कर देंगे समाप्त। हमने कहा कि 222 तक नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है, उस सपने के आधार पर हम झुग्गी को मकान बनाकर देंगे, ये बात कही है ना मध्य प्रदेश में नहीं कर पाए। हम जरा सा आपको रोक रहे हैं क्योंकि देखिए हमको लगता है बहस आज भटके नहीं। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार शुरू होता है। दिल्ली की जनसंख्या 94 लाख,
2015 में ये 2 करोड़ की स्थिति छूने की स्थिति में है। दुनिया भर, देश भर से लोग दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, पलायन हो रहा है, मजदूरों के पास काम नहीं, खेतीहर किसानों के पास कुछ नहीं, सब चीज सिमटते जा रही है, कहीं पर रोजगार नहीं, बिहार यूपी जगह पे जाइए इंडस्ट्री तक नहीं है। सवाल यह है कि वो कौन सी पॉलिसी है इस देश में जिसको लेकर आया जाएगा तो सब जगह एक दौर मनमोहन सिंह का था, उसके बाद बीजेपी का दौर जिसमें नरेंद्र मोदी निकल कर आते हैं, उसके बाद दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी। योगेंद्र जी, एक सवाल हर जहन में होगा, राजनीति अगर आम लोगों से कनेक्ट हो जाए, जनता से कनेक्ट हो जाती है तो जनता उसमें स्पार्क ले आती है, जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी, दिल्ली के चुनाव में वह वहां से छिटक गई। क्या यही वजह है या वो पॉलिसी वजह है जिसकी वजह से कनेक्टिविटी जनता से नहीं हो पा रही है? पुण्य प्रसन्न भाई, आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि देखिए आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को उठा के जीत रही है। वो ऐसे मुद्दे नहीं है जो किसी विशेष महानगरीय मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं बिजली के, पानी के, सड़क के, लोगों की न्यूनतम सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिल्कुल न्यूनतम किस्म की जो अपेक्षाएं लोगों की रहती हैं एक खुशहाल जिंदगी जीने की। हकीकत ये है कि इस देश की 2/3 3/4 आबादी को तमाम बड़े बड़े दावों, बड़ी बड़ी बातों के बावजूद वो न्यूनतम चीज़ें हासिल नहीं हैं, चाहे वो गांव देहात हो, चाहे वो उड़ीसा बिहार हो और चाहे वो हमारी अपनी दिल्ली हो। दिल्ली के नेता पता नहीं शायद किराड़ी और बुराड़ी में जाके देखते नहीं है, नरेला जाते नहीं है, करावल नगर और मुस्तफाबाद देखते नहीं है। अगर देखें तो उन्हें समझ आएगा कि दिल्ली की कितनी बड़ी जनता कितनी दुख तकलीफ में रहती है। उनको एड्रेस करने की राजनीति कहाँ है? बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी लफाजी होती हैं। आम आदमी पार्टी ने लोगों की उस दुखती रग को हाथ रखा, उसके लिए कुछ एक सार्थक विकल्प दिखाया। महत्वपूर्ण बात केवल ये नहीं है कि वो दुखती रग है, देश में एक आर्थिक ऐसी स्थिति है, ये स्थिति तो बहुत सालों से देश में है। सवाल ये है कि एक सार्थक विकल्प दे सकना, एक आशा दे सकना, एक पायदार संभावना को खोल सकना, वो आम आदमी पार्टी ने किया। ओके योगेंद्र जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, हमें लगता है 2-3 चीजें इसमें निकल कर आ रही है। कांग्रेस सिमटते सिमटते दिल्ली जैसी जगह में नहीं जीत पाती है, आप लोग राष्ट्रीय तौर पर लोकसभा में उतरे मैदान में, वहां आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई और आप दिल्ली में कनेक्टिविटी खुद को खोज पा रहे हैं। बीजेपी ने बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी बनाई पिछले दिनों, दिल्ली में आकर वो क्यों सिमट गई? नीतियां हर जगह की अलग अलग होगी, नजरिया